चलिए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? प्यारे बच्चों, हम लोग मोल कंसेप्ट की बात कर रहे थे और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मोल कंसेप्ट एक मिनट चाहिए आपका, एक ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में बेसिक कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। अभी आपका सिलेबस का कुछ चेंज आया है और सिलेबस में उन्होंने जानबूझ के एक टॉपिक लिखा है। हालांकि लास्ट ईयर तक नहीं पढ़ाते थे और सवाल नहीं आता था, सिलेबस में था, लेकिन इस बार उन्होंने लिखा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर आपने देखा हो, नहीं देखा तो मैं बता रहा हूं। कहने का मतलब क्या है, और एक टॉपिक लिखा उसके बाद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। इसका क्या मतलब है वो मैं आज के लेक्चर में कवर करना चाहूंगा। लास्ट ईयर तक नहीं पढ़ाते थे और सवाल भी नहीं आता था, माइट बी पॉसिबल इस बार भी ना आए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा वो थ्योरेटिकल हिस्सा है और थोड़ा सा वो हिस्सा भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होना चाहिए। और एक बहुत आउटडेटेड सी बात है और कई सालों से नहीं पढ़ाया जा रहा, पर उन्होंने लिखा है। तो जब उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिखा, इसका मतलब आज भी वो उन थ्योरी की बातों पे उनका ध्यान जा रहा है, तो कहीं सवाल फ्रेम ना हो। आज का लेक्चर मोल कंसेप्ट के लास्ट लेक्चर में से एक होगा और जैसा मैंने कहा था कि फिर इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक, राइट। तो प्यारे बच्चों, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सबका ध्यान चाहिए। कहानी कुछ चल रही थी परसेंट यील्ड परसेंट प्योरिटी की, बोलो हाँ या ना। आओ देखते हैं आप में से कितने बच्चों ने होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया है ना। इस वीक नहीं, अगले वीक आपका पेपर है शायद। होमवर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करते रहिए, पेपर का सिलेबस अभी से टारगेट कर लीजिए और अभी से खत्म करते रहिए, राइट। लास्ट क्लास में आप सबको, शुरू हो जाऊं, लास्ट क्लास में आप सबको हमने सिखाया था परसेंट यील्ड। क्या वो कंसेप्ट क्लियर है? अगर सब भूल गए हो तो बस इतना याद रखना, परसेंट यील्ड यानी कि परसेंट एफिशिएंसी, परसेंट यील्ड यानी कि परसेंट हमेशा प्रोडक्ट से निकाली जाएगी। किससे निकाली जाएगी? तो आपको प्रोडक्ट की जानकारी कुछ गिवन होगी, आप अपने से थ्योरेटिकल वैल्यू निकालना और फिर वहां से निकालना परसेंट यील्ड। यहीं पे एक सवाल मैंने आपको कराया था। इसी के बाद एक कंसेप्ट और आता है, दैट इज परसेंट प्योरिटी। तो कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग परसेंट प्योरिटी। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग परसेंट प्योरिटी। परसेंट प्योरिटी का मतलब क्या है? ये बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। इसे ऐसे समझते प्यारे बच्चों, मान लो पल भर के लिए कभी भी अगर कोई सब्सटेंस आप लेते हैं तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो सब्सटेंस से बनता है। जैसे मान लो मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोला? आप सबको इतना तो पता है कि जब भी कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होती है तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनता है, बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, ये जो CO2 गैस बना है ये किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो जितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा उतना ही CO2 गैस बनेगा, या CO2 गैस जितना बना है उससे ये पता लगाया जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना डिकम्पोज हुआ है, बोलो हाँ या ना। प्रोडक्ट को बनाने का जिम्मेदार फैक्टर कौन है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितना था ये बताया जा सकता है अगर हमें प्रोडक्ट पता हो। एग्री और नॉट? मैंने पल भर के लिए कहा CO2 का 44 ग्राम, CO2 का, तो आपके मन में तुरंत आ गया कि कैल्शियम कार्बोनेट का, बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। अब थोड़ा इसे समझते हैं प्यारे बच्चों। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसे हम चूना पत्थर बोलते हैं, हाँ या ना। आप गए बाजार, कहाँ गए? बाजार से। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास पता है कितना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों? 100। यानी एक मोल का मास 100 ग्राम। आप गए बाजार, कहाँ गए? बाजार से आपने 200 ग्राम चूना पत्थर खरीदा। कितना ग्राम? तो आपको क्या लगता था अगर 200 ग्राम चूना पत्थर है, मेरी बात को सुनिएगा, अगर 200 ग्राम तो क्या CO2 88 ग्राम होना चाहिए? 100 ग्राम से 44 ग्राम, तो 200 ग्राम से क्या CO2 88 ग्राम बनना था? आपने 200 ग्राम का सैंपल लिया, दुकान वाले ने, बेचने वाले ने आपको 200 ग्राम चूना पत्थर बेचा, लेकिन जब आपने उससे रिएक्शन कराया तो आपको लगता था कि कंप्लीट डिकम्पोजिशन से कितना CO2 मिलना था? 88। लेकिन जब CO2 आपको मिला, जब CO2 आपको, तो प्यारे बच्चों जानते हो कितना मिला? 44 ग्राम। कितना मिला? रुको जरा, यानी सैंपल कितना लेके आए आप? सैंपल कितना लेके आए, लेकिन CO2 कितना मिला? अब रुको, सैंपल जो था उसने बोला कि पूरा चूना पत्थर है। ये कुछ ऐसा है कि दूध बेचने वाला बोलता है भैया 1 लीटर दूध है, लेकिन किसे पता है कि वो प्योर है कि नहीं?
उसने बेचने वाले ने कितना ग्राम बेचा? 200 ग्राम। मेरी बात को सुनिए, कितना ग्राम बेचा? अगर 200 ग्राम होता तो CO2 कितना ग्राम बनता? लेकिन कितना ग्राम बना है? असलियत 44 ग्राम है कि नहीं है? 44 ग्राम CO2 अगर बना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम? कितना ग्राम? लेकिन बेचने वाले ने कितना ग्राम बेचा? सच बताओ, 200 ग्राम का 200 ग्राम चूना पत्थर था कि उसमें कुछ कचरा भी था? कितना कचरा था? कैसे पता? क्योंकि ऐसे नहीं, क्योंकि CO2 की मात्रा से हमने कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा निकाली और वो 100 ग्राम आई, यानी जो कुल वेट था 200 ग्राम, उसमें 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो बाकी बचा 100 ग्राम क्या है? बोलो हाँ या ना? CO2 गैस कचड़े से बनेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट से? तो बताओ, जो उसने 200 ग्राम का सैंपल बेचा वो प्योर था कि इम्प्योर था? ये सैंपल प्योर है कि इम्प्योर? प्योर सैंपल कितना है? प्योर सैंपल कितना है? ये पता लगाने के लिए क्या आपने प्रोडक्ट का सहारा लिया? प्रोडक्ट की मदद से रिएक्टेंट का एक्चुअल अमाउंट बताया? मेरे साथ, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट की मदद से जो रिएक्टेंट का एक्चुअल अमाउंट है, क्या वही प्योर अमाउंट आया? कितना ग्राम लेके आए थे? सच में कितना ग्राम? तो बताओ, चूना पत्थर बेचने वाले ने चूना लगाया कि नहीं लगाया? अगर आपसे कोई बोले परसेंट प्योरिटी, क्या बोले? तो क्या परसेंट प्योरिटी निकाल लोगे? कितना परसेंट प्योर है? कैसे निकाला? मैं सवाल क्या पूछा सुनना, मैं पूछ रहा हूं आप कितना ग्राम लेके आए थे, लेकिन प्योर कितना है? कितना परसेंट प्योर है? ये जो 50% आपने बोला, क्योंकि 200 का 100 सबको आधा समझ में आता है, मुझे मेथड चाहिए, आपने कैसे 50% निकाला? शायद आपने किया होगा 100 बटे 200 इंटू 100, एग्री? 100 प्योर सैंपल है कि इम्प्योर? और 200 और 100 वो तो परसेंट है। तो क्या हमने परसेंट प्योरिटी का फॉर्मूला बना लिया? एक फॉर्मूला लिखिएगा जरा, परसेंट प्योरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सैंपल, वेट ऑफ प्योर सैंपल अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल। इसे वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल भी कह सकते हैं या वेट ऑफ टोटल सैंपल भी कह सकते हैं। परसेंट प्योरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सैंपल अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू, ये फॉर्मूला क्या आपको रटना पड़ रहा? कहां से आया? सिंपल सी बात है साहब, कि कितना प्योर है, टोटल कितना डिवाइड करो, परसेंट निकालो। बोलो हाँ या ना? एक मिनट, जब हमने परसेंट प्योरिटी निकाला, परसेंट, तो प्योर सैंपल रिएक्टेंट का की प्रोडक्ट का, टोटल सैंपल रिएक्टेंट का की प्रोडक्ट का। याद रखना, परसेंट प्योरिटी रिएक्टेंट से निकाला जाएगा। लिखिएगा, परसेंट प्योरिटी रिएक्टेंट से निकाला जाएगा। आइए इस कंसेप्ट को एक सवाल के माध्यम से करते हैं। परसेंट प्योरिटी रिएक्टेंट से निकाला जाएगा। बोल दो सवाल बच्चों, लिखिएगा जरा। 90% प्योर, 90% बेचने वाले ने बता के बेचा, भैया 90% प्योर बेच रहा हूं। समझ पा रहे क्या? 90% प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लिखिए 90% प्योर सैंपल ऑफ अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन। शब्दों से ना घबराइए, अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन, then calculate volume of CO2 gas produced, then calculate volume of CO2 gas produced when 10 gram of
calcium carbonate sample, when 10 gram of calcium carbonate sample decompose at STP और NTP कंडीशन। अगर कभी प्रश्न में कंडीशन ना बोले तो हमेशा STP NTP मान के ही चलेंगे। कितने बच्चों से बन जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इस सवाल को लगाने के लिए आपको फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी है? मैं यही सिखाना चाह रहा हूं कल से, चाहे परसेंट ईल्ड हो चाहे परसेंट प्योरिटी हो, एक बार दोनों शब्दों का मतलब जान लो, कंसेप्ट अपने आप बनेगा। बाजार से कितना ग्राम चूना पत्थर लेके आए? 10 ग्राम। लेकिन बेचने वाले ने बोल के बेचा, भैया प्योर नहीं बेच रहा हूं। कितना परसेंट प्योर है? 90। यानी 10 ग्राम सैंपल में से काम का कितना ग्राम है? और बाकी 1 ग्राम धूल मिट्टी कचरा। बोलो हाँ या ना? सोचिए सोचिए सोचिए, थोड़ा कैलकुलेशन है, लगभग आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, लिख डालो। कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब बताओ CO2 आप बना रहे हो कि मैं बना रहा हूं? कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम? 10 ग्राम सच में है कि बोलने के लिए है? 10 ग्राम प्योर है कि इम्प्योर है? उसमें से प्योर कितना परसेंट? 90। 10 का 90% कितना होता है? 9 ग्राम। यार ये मैं फॉर्मूले लगा के बताऊं क्या? मैं आपके सामने लिखूं बेटा, परसेंट प्योरिटी इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सैंपल अपॉन वेट, फिर वहां से प्योर निकालोगे? हद करते हो। 10 का 90% कितना होता है? 9। यानी सच में कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम है? 9 ग्राम। शुरू करो सवाल। अब ये सवाल वैसा हो गया कि 9 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितने ग्राम CO2 बनेगा, कितना लीटर CO2 बनेगा, आपको करना है। कितने बच्चों का आंसर आ गया? ये आने वाला है। थोड़ा कैलकुलेशन है क्या? कैलकुलेशन छोड़ दो, मेथड सही लिख लो तो भी मैं सही मान लूंगा। सबसे पहले रिएक्शन लिखना, उसे बैलेंस करना, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल हैं तो CO2 के कितने मोल बनेंगे? 9/100 मोल CO2 के बनेंगे। लेकिन आपसे CO2 के मोल पूछा है कि वॉल्यूम पूछा है? समझदार को इशारा ही काफी है। वॉल्यूम लीटर में बता दो, मैं नहीं कह रहा हूं एग्जैक्ट आंसर बताओ, कैलकुलेशन मैं बता दूंगा। अब कितने बच्चों से बन गया? सर ये आपने क्या किया? कहां से आपने ये पता किया? चलिए टाइम से बोल दो, टाइम से बोल दो। आ जाओ सब लोग, जिनसे बना नहीं बना दोनों लोग बोर्ड पे आइए, क्योंकि मैं आपसे यहाँ पे 2 सवाल पूछने वाला हूँ, परसेंट यील्ड का भी, परसेंट प्योरिटी का भी। टाइम सब, टाइम सब, टाइम सब। अगला सवाल करना ना। अरे आ जाओ बोर्ड पे, सब लोग आइए। सवाल समझो पहले। 90% प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब प्रश्न क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितने परसेंट प्योर है? कितने परसेंट? मतलब जितना भी लेके आओगे उसका 90% ही कैल्शियम कार्बोनेट है। ये वही वाली बात है कि दूध बेचने वाले ने कहा भैया 50% ही प्योर है। मतलब दूध 1 लीटर में कितना लीटर है? आधा। तो आधा लीटर मिल्क पानी हुआ कि नहीं हुआ? ये वही वाली बात है कि आप बाजार से कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेके आए, लेकिन बेचने वाले ने कहा कितना परसेंट प्योर है। तो 10 ग्राम का 90% कितना होगा? 100 ग्राम का 90%, 100 का 90, 90। तो 10 का 90, यानी सच में टोटल वेट 10 ग्राम था, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम है? CO2 को कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा कि धूल मिट्टी? तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है मुझे जानना पड़ेगा ना। कितना कैल्शियम कार्बोनेट आया? 9 ग्राम। तो क्या 9 ग्राम से इसका ग्राम नहीं निकाल सकता हूं? चाहे मोल से निकालो चाहे ग्राम से निकालो, जो आप कंफर्टेबल हो। मुझे बताओ, मुझे CO2 का ग्राम चाहिए कि वॉल्यूम चाहिए? तो अंत में मुझे मोल तो चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि जब मोल पता है तभी तो वॉल्यूम पता है। पता है कि नहीं पता है? जरा मुझे बताइए मोल और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो अगर मोल पता तो वॉल्यूम निकाल लोगे। वॉल्यूम बराबर क्या होगा? मोल इंटू 22.4। एग्री और नॉट? मुझे किसका वॉल्यूम चाहिए तो किसका मोल चाहिए? मगर CO2 बना कौन रहा? 10 ग्राम की 9 ग्राम। तो 9 ग्राम से कितने ग्राम बनेंगे नहीं निकाल लोगे?
9 ग्राम से निकाला मोल, मोल से निकाला CO2 का मोल, मोल से निकाल लो वॉल्यूम, बोलो हाँ या ना। क्या कैलकुलेशन है? थोड़ा सा तो है, मान लेता हूं, पर आप भी तो 12वीं पास हो। वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या लिख दूं मैं? 9/100 इंटू 22.4। अरे हाँ या ना? सॉल्व करोगे, जहां तक मुझे आंसर याद है 2016। यही आया क्या? आंसर छोड़ो, क्या आपको तरीका समझ में आया? मुझे कुछ फील कराना है। आज मैं परसेंट प्योरिटी कितना बोला है? बोर्ड में आओ ना सब लोग, कितना परसेंट बोला है? इसको फील कर पाए? अब थोड़ा सवाल उल्टा पूछता हूं, सब लोग बोर्ड पे आओ, आ जाओ ना। यही सवाल मैं ऐसे कहता, पता मेरे पास 10 ग्राम का सैंपल है, कोई कॉपी में नहीं लिखेगा मेरे पास, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। सब लोग बोर्ड पे आ जाए। मेरे पास 10 ग्राम का सैंपल है, कितने ग्राम का? और सवाल कहता है कि CO2 उससे बना 2.016 लीटर। CO2 बना कितने ग्राम से? 10 ग्राम कौन है? CO2 कितने लीटर बना? और आपसे पूछे परसेंट प्योरिटी, क्या पूछे? कितने बच्चे निकाल लेंगे? रेज योर हैंड। क्या मुझे अप्रोच सुनना है? सर पहले इस वाले CO2 से, मेरे साथ, पहले इस वाले कैल्शियम कार्बोनेट के मोल पता करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल से कैल्शियम कार्बोनेट के वेट पता करेंगे, और वो वेट कितना आएगा? कितना आएगा? टोटल वेट कितना है, लेकिन सच में कितना है? तो परसेंट प्योरिटी आया कि नहीं आया? नहीं आया। क्या सवाल समझ पा रहे हो? जब भी हम परसेंट प्योरिटी निकालते हैं तो हमें टोटल सैंपल और प्योर सैंपल चाहिए। प्योर सैंपल हमेशा प्रोडक्ट से निकलेगा। प्योर सैंपल हमेशा, प्योर सैंपल हमेशा, क्योंकि प्योरिटी रिएक्टेंट से निकलता है कि प्रोडक्ट से? प्योरिटी, परसेंट प्योरिटी किससे निकलता है? क्या मेरी बात समझ पा रहे? और परसेंट यील्ड किससे निकलता है? हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक सवाल इसी में और देने का मन कर रहा, दे दूं क्या? लिखो जरा, बोलो। 10 ग्राम, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम on complete decomposition, on complete decomposition gives 2.2 gram of CO2 gas। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज? gives 2.2 gram of CO2। then calculate, रुको, पहले आपके मन में कुछ फील आया कि नहीं आया? सबका साथ चाहिए भैया यार, ऐसा नहीं, सीखने के मूड से बैठे हो ना बच्चों। ये बहुत कठिन चीज सिखा रहा हूं क्या? 100 ग्राम से कितने ग्राम? 44 ग्राम। अरे कैल्शियम कार्बोनेट चल रहा 100 ग्राम से, वही रिएक्शन बार बार। आ जाओ पहले जल्दी से, 100 ग्राम से कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, इसका कितना ग्राम, इसका कितना ग्राम, इसका कितना ग्राम? 100 ग्राम जाएगा तो ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में रटी है कि नहीं रटी? कैल्शियम कार्बोनेट केस में ये होगा कि नहीं होगा? अब बस इन दोनों की बातें कर रहा हूं, रुको। 100 ग्राम जाएगा तो 10 ग्राम जाएगा तो 4.4 ग्राम। आप सवाल लिख रहे थे और आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आना चाहिए, सर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। मेरे सवाल ध्यान सुनना, 10 ग्राम, तो मेरा मन क्या कहता है, साहब 10 ग्राम है तो 10 ग्राम से 4.4 ग्राम बनना था। रुको, लेकिन कितना ग्राम बना? कितना ग्राम बना? चलेगा? अब आपके मन में क्या आया? यानी कि चूना पत्थर बेचने वाले ने हमें, लेकिन सवाल पूछने वाले का मन बदला। कैसे बदला? लिखो जरा सवाल। देन कैलकुलेट, लिखो, देन कैलकुलेट परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन, देन कैलकुलेट परसेंट यील्ड ऑफ द, प्लीज इसे समझ लेना, ये आपको सॉल्व नहीं करना प्लीज। आज सवाल में आपसे क्या पूछा? अगर पूछा होता परसेंट प्योरिटी, क्या पूछा होता तो आप तुरंत क्या समझ जाते? प्लीज लिसन केयरफुली। आपसे अगर पूछा होता परसेंट, तो मन में सवाल ये आता, मतलब जितना रिएक्टेंट है वो सारा का सारा प्योर, लेकिन उसने क्या पूछा?
परसेंट यील्ड पूछने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट जितना बनना था उतना बन। फिर से अगर बोले परसेंट यील्ड, क्या बोले? तो प्रोडक्ट सोचोगे रिएक्टेंट, परसेंट प्योरिटी, परसेंट यील्ड, परसेंट प्योरिटी। किसने क्या बोला? तो क्या सोचोगे? अगर बोला होता परसेंट प्योरिटी, क्या सोचते? सेट है यहां तक? उसने मुझसे पूछा परसेंट यील्ड, क्या पूछा? अब मुझे क्या सोचना है? प्लीज कल वाली क्लास, रुको, कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है? अब इस पे डाउट मत क्रिएट करना, अब इस पे डाउट क्रिएट, इस पे मतलब रिएक्टेंट पे डाउट तब आता जब वो परसेंट प्योरिटी पूछता। उसने मुझसे परसेंट प्योरिटी पूछा, मतलब इसमें कोई शंका, मतलब चूना पत्थर बेचने वाले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जहां आप रिएक्शन करा रहे हो। अरे समझ पा रहे हो भाषा को? सवाल कैसे पूछे, हमें कैसे करना है, कितना ग्राम है। अब मानो कि 10 का 10 ग्राम सही है, मानो कि 10 का 10 ग्राम चलेगा। सुनिएगा, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, क्या बोला मैंने? क्या 4.4 ग्राम CO2 बनना था? CO2 बनना था, CO2 बनना, लेकिन कितना बना है? 2.2 ग्राम CO2 बना। तो बताओ रिएक्शन की एफिशिएंसी 100% है कि नहीं है? अब रिएक्शन में दोष है, रिएक्टेंट में दोष नहीं है, समझे? अगेन जब भी बोले परसेंट यील्ड, क्या बोले? हमेशा सोचोगे, जब भी बोले परसेंट प्योरिटी, प्योरिटी में रिएक्टेंट पे दोष है, यील्ड में प्रोडक्ट में दोष है, चलेगा? बस इतने बारीकी। आइए जरा, क्या आप सब परसेंट यील्ड निकाल लोगे? निकाल लोगे? हमने जो पाया कि हमने जो सोचा, हमने जो अपॉन हमने जो इनटू, याद है सबको? कितना पाया, कितना सोचा, इनटू 100, चलेगा? कितना परसेंट? अब मनी मन पता था कि साहब दोस्त तो प्रोडक्ट में नहीं, दोस्त तो रिएक्टेंट में ही है। अरे क्यों नहीं बन पा रहा? सर क्योंकि बेचने वाले ने पूरा प्योर बेचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है न्यूमेरिकल कैसे करना। जब भी बोले परसेंट यील्ड हमेशा प्रोडक्ट, जब भी बोले परसेंट प्योरिटी हमेशा। क्या सीख पाए थोड़ा थोड़ा? अगले सवाल में इसको 100% करते हैं, लिख जल्दी जल्दी से। नंबर ऐसा है, सिंपल नंबर लिया ताकि आपको कैलकुलेशन दिक्कत ना है, वरना परसेंट निकालना ही कठिन पड़ जाता। बोले सर कंसेप्ट तो आते हैं, परसेंट में रुक जाते हैं। बोलो अगला सवाल, लिखिए जरा, बोलो। 4 ग्राम 4 ग्राम, 4 ग्राम impure sample of 4 ग्राम impure sample of calcium carbonate, 4 ग्राम, बोर्ड पे देख लिया करो, impure sample of calcium on treatment with excess HCl। आधे परेशान, रिएक्शन कैसे लिखेंगे? on treatment with excess HCl gives 0.88 ग्राम CO2। कुछ कुछ सुकून तो आया, एक तो प्रोडक्ट मिला, 0.88 ग्राम CO2, चलेगा? देन कैलकुलेट परसेंट प्योरिटी ऑफ सैंपल। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज, बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए, थोड़ा थ्योरी होने वाला है आज के क्लास में। देन कैलकुलेट परसेंट प्योरिटी ऑफ सैंपल। सवाल में आपको परसेंट प्योरिटी बताना है। सर वो तो हम बता देंगे, रिएक्शन आप बता दो। आप भी ट्राई करो थोड़ा बेटा, ये तो समझ पाए ना कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ हो रही है, और यहां पे कंपाउंड क्या बनेगा? सर नहीं पता बेटा, CO2 तो बनेगा, ये समझ पाए? हाँ सर CO2 समझ गया, मगर रिएक्शन बैलेंस थोड़ी हुई, और बैलेंस नहीं हुआ तो स्टोइशियोमेट्री नहीं पता चला, और जब तक स्टोइशियोमेट्री नहीं पता चला तब तक हमारा खेल चलने वाला। बैलेंस कर लो। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कैल्शियम है क्लोरीन है, तो क्या एक प्रोडक्ट CaCl2 बनेगा? सोचो ना लाला। लो मैंने आपके सामने लिख दिया CaCl2
प्लस CO2 और साथ में बना दूं पानी। अब आप समझदार है तो रिएक्शन को बैलेंस कर डालिए, आराम से करिए, पूरे 1 मिनट देता हूं, आप भी क्या याद रखेंगे। हवा में ना करे बैलेंस बेटा, कॉपी में करें, जल्दी होगा। आपस में बिल्कुल बातें नहीं, मैं एक एक स्टेप सिखाऊंगा, एक एक स्टेप सीखो, आगे बढ़ो। सबसे पहले रिएक्शन लिखना। सर आज तो आपने बता दिया, नीट में कौन बताएगा? बेटा अभी आपको आईओसी पढ़ना है, अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, धीरे धीरे समय के साथ केमिस्ट्री का ज्ञान विकसित होता जाएगा। चलिए बैलेंस कर लिया, बाकी सबसे मुझे मतलब नहीं, कोई मुझे कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 की स्टोइशियोमेट्री बताना चाहेगा? 1-1 सच में? बाकी सबसे मुझे मतलब, आपको बैलेंस करना हो तो कर लो। मुझे इतना पता है कि साहब हमें जानकारी केवल दोनों की दी है, तो सर सीधे दोनों की जानकारी देते घुमा के क्यों दिया? फिर तो सवाल वही पहले जैसा हो जाता है ना। सवाल वही है, लेकिन देने वाले ने आपको कंफ्यूज करना चाहा, रिएक्शन में क्या बन रहा है उसमें बोलो हाँ या ना। फिलहाल अगर मैं आपके सामने कहूं ये रिएक्शन बैलेंस करने के बाद, बैलेंस करने के, लिख रहा हूं मैं, बैलेंस करने के कैल्शियम कार्बोनेट के पहले क्या आएगा? 1, और CO2 के पहले भी क्या आएगा? बोलो खेल खत्म हुआ कि नहीं हुआ? खेल खत्म हुआ तो खत्म कर डालिए फिर। कितने बच्चों का आंसर आ गया? रेज योर हैंड। पूरी क्लास चाहिए। हमसे क्या पूछा? परसेंट। तो शक किस पे? अब प्रोडक्ट में किसी प्रकार का शक नहीं है। 0.88 ग्राम CO2 बना, 0.88 ग्राम CO2। तो सोचो इतना CO2 बनाने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, सोचेंगे। पेन नहीं चलाओगे तो नहीं बनेगा बेटा, चलाओ ना पेन यार, मेरे शब्दों को सुनो। चलो आंसर मत बोला करिए, मैं समझ गया, हर बच्चे से बने। टाइम सब बोल दूं जल्दी? फिर से कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? हाथ नीचे नहीं करेंगे, पूरी क्लास चाहिए यार। क्या हमसे परसेंट प्योरिटी पूछा है? जो लोग सवाल कर लें वो पुराने सवाल रिवाइज करते रहे। टाइम सब बोलने वाला हूं भैया। चलिए फाइनली टाइम सब, कितने बच्चों का आंसर आ गया? हाथ नीचे मत करना प्लीज। जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको आखिरी मौका दे रहा हूं, अगले सवाल में जुड़ जाना। सब लोग बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आ जाओ ना प्लीज एक बार। चलो, क्या उसने हमसे कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंट प्योरिटी पूछा है? जब मैं बोर्ड पे, आप सबका ध्यान, उसने मुझसे क्या पूछा है? बोला नहीं जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंट प्योरिटी। जानकारी किसकी दी है? टोटल कैल्शियम कार्बोनेट 4 ग्राम दिया ही तो है। दिक्कत क्या है? सर जब सारा का सारा शुद्ध होता तो परसेंट प्योरिटी क्यों पूछता? उसने साफ साफ कहा है कि भाई साहब 4 ग्राम सैंपल है, उसमें सारा कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर हो, कोई जरूरी? हेलो, तो हम पता कैसे करें चूना पत्थर सच में कितना है? तो चूना पत्थर किसको बना रहा है? तो CO2 कितना आया? CO2, इससे क्या यह पता लगाया जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना था? जो भी कैल्शियम कार्बोनेट इससे आएगा ये वही होगा जो जिसने इसको बनाया है। हाँ या ना? एक मिनट, मैं मोल से करूं कि वेट से? दोनों से करूंगा। सबसे पहले रिएक्शन लिखना, बैलेंस करना। CO2 कितने ग्राम? CO2 कितने ग्राम? 0.8। क्या नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितने मोल आए? रुको, 0 पॉइंट, ये किसके मोल आए? नहीं सुनाई दे रहा, ये किसके मोल आए? इसके मोल से क्या कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे? कितने मोल? ये सर कैसे बता देते हो आप? अरे 1 है तो 1 है, 10 है तो 10 है, x है तो x है, 0.02 है तो 0.02 है। नहीं समझे? तो क्या मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाल लिए? ये अच्छे वाले हैं कि बुरे वाले? प्योर वाले हैं कि इम्प्योर वाले? आपको कैसे पता?
CO2 से निकाला मतलब ये वही मोल है जिसने CO2 बनाया। तो ये प्योर हुआ कि नहीं हुआ? ये मोल आया कि वेट आया? तो क्या मोल से वेट निकाल लोगे? वेट बराबर मोल इंटू मॉलिक्यूलर, वेट बराबर मोल इंटू मॉलिक्यूलर, वेट बराबर मोल इंटू मॉलिक्यूलर। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100, तो 0.02 को 100 से गुणा करो, कितने ग्राम? रुको रुको रुको, कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आया? सवाल बोलने वाले ने कितना ग्राम बोला? मतलब चूना पत्थर बेचने वाले ने हमें कुल कितना ग्राम लेके आए थे? 4 ग्राम। काम का कितना ग्राम? तो परसेंट प्योरिटी नहीं निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे? लिख दूं मैं आपके सामने? रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई लाला, रुक जाओ बेटा, बेटा रुक जाओ, कॉपी कर लेना। 2/4 इंटू 100 आया कि नहीं आया? आओ इस सवाल को एक नए तरीके से करते, बोर्ड पे आओ। आगे फिर से वही रिएक्शन, एक नया तरीका देख लो, उसके बाद मैं आपको दूंगा 30 सेकंड लिखने के लिए। आइए, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे हो रही है? बना होगा कुछ 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 कुछ। क्या CO2 बना है? क्या मुझे सवाल में इन दोनों की जानकारी दिया है? मेरे कंसेप्ट ये कहते हैं, मेरे कंसेप्ट जो मोल कंसेप्ट से आए हैं, कहां से आए हैं? कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल तो 1 मोल x मोल तो x मोल। क्या यही कहानी मैं वेट में दोहरा सकता हूं? लेकिन अब मैं 1 नहीं बोलूंगा, मुझे बोलने दो। 1 मोल का मास कितना? 100 ग्राम जाएगा। तो हेलो, 100 ग्राम जाएगा तो चलेगा, 200 ग्राम जाएगा तो पक्का? ये जितना जाएगा उसी के हिसाब से ये आएगा। क्या बोला? रिपीट करो। आधे कह रहे ये जितना जाएगा उतना आएगा। नहीं बेटा, उसी के हिसाब से आएगा। ये जितना उसी के हिसाब से, या ये जितना आया है उससे हाँ या ना? 200 ग्राम में अपॉन 100 करो, करो। 0.88 ग्राम आया, तो इसको भी अपॉन 100 करो, 2 ग्राम आया। अगर 0.88 ग्राम आएगा तो वो 2 ग्राम जाए। हमने सवाल पढ़ा, कितने ग्राम गए आए हैं? इतने ही तो आए हैं। अभी हम क्या कह रहे थे? अगर इतना आएगा कितना? अब सवाल कह रहा इतना ही तो, मतलब इतना ही तो, मतलब व्हाट इज द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? टोटल कितना वेट है? परसेंट प्योरिटी नहीं आई। ये सवाल में दम था। अगला सवाल करना चाहेंगे? लिखो पहले आराम से, 30 सेकंड, सॉल्यूशन लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल कर डाला ना तो मैं समझ गया आप सीख गए। स्लाइड चेंज कर दूं? आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पढ़ा रहा था तो नहीं सुना? अच्छा अच्छा अच्छा, अब नया तरीका बता रहे हो? जल्दी करो जल्दी करो। लिख लिया होगा सबने? चलिए, तो इस प्रकार से आपने परसेंट प्योरिटी, अभी 2 ग्राम आया, यहां साइड लिख देता हूं परसेंट प्योरिटी। लिखा है? लिख लो, आगे कहेंगे सर ने आपने आंसर नहीं दिया था मई में। मई में जब रिवाइज करेंगे तो कहेंगे सर आपने आंसर नहीं लिखा था। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। और आंसर आपके सामने ऊपर लिखा है 50%, लिख लीजिएगा। अगला सवाल, बेहतरीन सवाल, परसेंट प्योरिटी कंसेप्ट पे। कंसेप्ट वही, लॉजिक वही। जब भी परसेंट प्योरिटी पूछे, जब भी परसेंट, तो संदेह किस पे आएगा? रिएक्टेंट पे। और जब भी परसेंट यील्ड पूछे तो संदेह प्रोडक्ट। बस आसान है। चलिए बोलूं अगला सवाल? लिखो जरा। 17.4 ग्राम ऑफ MnO2। आधे बच्चे परेशान, उनको बता दूं Mn का एटॉमिक वेट कितना होता है? लगभग 55। लिख लो। Mn का बताया है, MnO2 खुद से सोचना पड़ेगा।
17.4 gram of MnO2 on reaction with on reaction with on reaction with oxalic acid. घबराओ नहीं, फॉर्मूला बोर्ड पे लिख दिया. On reaction with oxalic acid in the presence of सल्फ्यूरिक एसिड. आधी जनता परेशान. रिएक्शन कैसे लिखेंगे बताओ. इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स 6.72 liter of CO2 gas. Gives 6.72 liter of CO2. Then calculate percent purity of the sample. क्या सवाल में हमसे परसेंट प्योरिटी पूछा है? तो संदेह किस पे करें? रिएक्शन पे नहीं, रिएक्टेंट पे. कुछ कह रहे रिएक्शन पे ही संदेह करो आप. रिएक्शन ही बेकार है. वाह रे बेटा, ये तो वही बच्चे थे नीट के बाद रिजल्ट आया. घर वालों ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले पेपर बनाने वालों से पेपर बनाते नहीं बना. रिएक्शन आपको लिखना है. अब कुछ समझ में आए ना आए, इतना तो समझ में आया कि भाई साहब CO2 बना है. हाँ सर एक तो बना, बाकी दिमाग लगा के बनाओ. चलो एक और बता देता हूं, साथ में पानी भी बना. सर वो तो हमने भी पता था कि हर रिएक्शन में अपने को तो पानी निकालना है. CO2 आपने बता दिया, पानी हमने लिख लिया. अब मेन मुद्दा जो है वो तो बताओ. चलो एक और बता दूं. अगला जो कंपाउंड बनेगा, रुको, ऑक्जेलिक एसिड से CO2 बना. क्या बना? CO2. सब आपको पढ़ाएंगे आईओसी में. अब हमने पानी भी बना दिया, तो थोड़ा दिमाग लगाओ. ये कार्बन तो चला गया CO2 बनाने में, यानी कि जब Mn जाएगा तो इसके साथ नहीं इसके साथ ही जाएगा, यानी जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? MnSO. हेलो. अब आपको रिएक्शन करनी है बैलेंस करिए, सबके स्टोइकियोमेट्री पता करिए और फिर सवाल शुरू करिए. जानते हो ऐसे सवाल आपके नीट में आए हैं, आपके पीवाईक्यू में मिलेंगे. मैंने कहा था पहले, फिर कह दूं 2 ही बार कठिन सवाल आया है, लेकिन आया है. मतलब उसमें आईओसी कंसेप्ट लगे हैं, तो थोड़ा बहुत वो कंसेप्ट के मिलाओ का भी सवाल बन सकता है. फिलहाल रिएक्शन आपके सामने मैंने लिख दी, बैलेंस कर लो. चलिए सबने बैलेंस कर लिया होगा. जल्दी से मुझे स्टोइकियोमेट्री बता दे. MnO2 का स्टोइकियोमेट्री. बढ़िया. जो लोग नहीं कर पाए उनको बता देता हूं. 1 एक Mn चलेगा. सल्फेट चलेगा. अब आ जाओ, CO2 बना दिया. कितने कार्बन है? 2. तो 2 CO2 लिखना पड़ेगा. Mn बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस, सल्फेट बैलेंस. अब क्या करना है? H2O. हाँ या ना? अब गिन लो कितने हाइड्रोजन क्या है? 2 2 4. ऑक्सीजन कितने कितने हैं? यहां भी ऑक्सीजन भूलना नहीं, यहां भी ऑक्सीजन भूलना नहीं. 4 4 8, 4 4 8 और यहां लिख दो 2. चलेगा? देखो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ. मोल कंसेप्ट लगाना है तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना. हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे. चलिए अब कितने बच्चे कर लेंगे? रेज योर हैंड. थोड़ा कैलकुलेशन है, लगभग आंसर दे दो चलेगा. टाइम सब बोलने वाला हूं. ये रिएक्शन आपसे क्या कहती है सुनो. 1 मोल जाएगा तो केवल CO2 को फोकस करो, क्योंकि यहां पे केवल MnO2 और CO2 की जानकारी दे रखा है.
जिनकी बातें कर रहा बस उसको फोकस करिए। शानदार, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, लगभग आंसर दे दे बच्चों, मैं सही मानूंगा। MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट 87। कैलकुलेशन लास्ट में करो ना, क्यों करते हो हर स्टेप में कैलकुलेशन? नीट के सवालों में आखिरी स्टेप में करने की आदत डालिए। तो हम बार बार एक ही कंसेप्ट को सीख रहे हैं, परसेंट प्योरिटी। 1 मिनट, कितना ग्राम MnO2 बोला है? सारा का सारा प्योर मान लो, कुछ गड़बड़ है? प्योर मान लिया तो फिर तो 100% प्योरिटी हो गई ना। अब पता करो असली में कितना है। तो असली में कितना है कौन डिसाइड करेगा? CO2। तो CO2 से पहले इसका असली वाला वेट निकालो। टाइम सब बोलने वाला हूं। कैलकुलेशन इज नॉट द थिंग विच यू हैव टू लर्न इन क्लास। क्लास बस कंसेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन आप करते रहिएगा। आ जाओ जरा, सबका ध्यान चाहिए। टाइम्स अप। प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम रिएक्शन लिखना। अब यही आपको उलझन आ सकती है, और ऐसी उलझन आएगी, मैं आपसे कह रहा हूं। इसका मात्र एक इलाज है, ये केवल केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे कंसेप्ट आएंगे। आज सवाल में रिएक्शन लिखना पड़ा, सर ऐसे और भी सवाल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे सवाल आए हैं तभी करा रहा हूं, और आपको मिलेंगे पीवाईक्यू में, चलेगा। हमें रिएक्शन सोचना पड़ेगा। सर आज तो नहीं सोच पा रहे, आईओसी पढ़ने के बाद सोच लोगे। आई विल नॉट रिपीट अगेन, मुझे आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए प्लीज। आज मैंने रिएक्शन लिखा, लिख लिया, बैलेंस किया। अब बताओ सवाल में किसकी जानकारी दे रखा है? सभी बच्चे साथ में चलेंगे। और किसके बारे में पूछा है? तो क्या मुझे केवल इन दोनों के बारे में सोचना है? बाकी सब आपको डराने के लिए, स्टोइशियोमेट्री को बदलने के लिए दिए थे। बाकी सबका सवाल में कोई रोल, यही मोल कंसेप्ट है, बोलो हाँ या ना। अब सुनो ये सवाल मुझसे क्या कहता है, CO2 के कितने लीटर बने हैं? पहले मन में अप्रोच लाओ, कितने लीटर बने हैं? पूरी क्लास कितने लीटर बने हैं? क्या मुझे CO2 का वॉल्यूम पता है? तो क्या मैं वॉल्यूम से मोल निकाल लूंगा? अगर मुझे CO2 के मोल मिले तो क्या मैं MnO2 के मोल निकाल लूंगा? अपने आप से पूछो, MnO2 के मोल क्यों निकालना? सर MnO2 के मोल निकालना ताकि MnO2 का वेट मिल। MnO2 का वेट क्यों निकालो? दे तो रखा है। सर वो MnO2 का वेट नहीं है, वो बोल रहा है, मगर वो सैंपल का वेट है। सर वही अगर MnO2 का वेट होता तो फिर परसेंट प्योरिटी का सवाल कैसे होता? नहीं समझे? मतलब ये जो वेट दिया है ये असली वाला वेट, खुद से सोचना पड़ेगा असली वाला वेट क्या है, बोलो हाँ या ना। एक बार फिर से, परसेंट यील्ड बोले तो प्रोडक्ट, परसेंट प्योरिटी बोले तो। परसेंट प्योरिटी में संदेह किस पे? परसेंट यील्ड में संदेह किस पे? नहीं समझे? नहीं समझे? आ जाओ प्यारे बच्चों, क्या आप यहां से इसके मोल से इसके मोल निकाल लोगे? 2 मोल तो 2 मोल तो 3 होगा तो 3 का आधा, 2 का आधा, 10 का आधा, 20 का आधा, 200 का आधा, फला का आधा, फला बाई 2, आधे करें आधा फला। अरे ऐसे नहीं भाई, आप सबका ध्यान चाहिए। क्या इसके मोल निकाल लोगे? पहले मन में अप्रोच लाओ, हम कर क्या रहे, फिर सवाल बनेगा। मोल निकाल रहा हूं, 6 पॉइंट अपॉन 22 पॉइंट, मैं आपके लिए डिवाइड कर दूं, मैं कर देता हूं। इसके मोल आते हैं 0.3। मान लो ये किसके मोल आए? किसके? लेकिन आपको चाहिए क्या? क्यों चाहिए? क्योंकि उसी पे तो संदेह है। उस पे संदेह क्यों है? क्योंकि परसेंट प्योरिटी का सवाल है, मतलब जो बोला वो सारा का सारा प्योर। अरे हाँ या ना? तो क्या इसके मोल से इसके मोल निकाल लोगे? मोल कंसेप्ट लगाओगे, सीधे हवा में बता दोगे कितने मोल, इसके कितने मोल। 0.3 का आधा, 0.3 का आधा चलेगा। देखो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। गलत बात है यार, जब मैं बोर्ड पे, आप सबका ध्यान, बोर्ड पे सवाल नहीं सॉल्व कर सकते क्या? अच्छा अभी MnO2 लिख रहे हैं, अब ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, साथ में चलो ना, फिर कॉपी में करो तब तो याद हो। आपको लगता है हम ही सुपरमैन, हम ही करेंगे? सर थोड़ी सिखाएंगे हमें, बोर्ड पे आइए ना सब लोग यार। क्या मैं MnO2 के मोल निकाल रहा हूँ? एक सवाल में 3 सवाल सीख लोगे यहाँ सोचोगे तो। MnO2 कितने मोल आएंगे बोलो? 0.3 का आधा आएगा, नहीं आएगा? 0.3 का आधा 0.15। आपको MnO2 का मोल चाहिए कि वेट चाहिए? तो क्या वेट ऑफ MnO2 निकाल लोगे? 0.15 इंटू 87। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO2 आपने निकाला होगा, नहीं निकाला तो बता देता हूं, चलेगा? सॉल्व कर लोगे?
ये जो वेट आया ये असली वाला आया कि नकली वाला? ये प्योर सैंपल है कि इम्प्योर सैंपल? तो जो 17.4 है वो क्या है? या टोटल सैंपल? हाँ या ना? क्या आपसे परसेंट प्योरिटी पूछा था? तो क्या परसेंट प्योरिटी बराबर कहोगे 0.15 इंटू 87 अपॉन 17.4 इंटू 100? हाँ या ना? कहां दम था सवाल में? वटेवर जो भी आंसर आएगा। क्या आप सवाल फील कर पाए? बोलो ना यार। रटना तो नहीं है ना। परसेंट प्योरिटी का मतलब ये है, परसेंट यील्ड का मतलब ये है, बस दिमाग में रखो। यील्ड हमेशा प्रोडक्ट से, प्योरिटी हमेशा। फील करोगे तो कठिन से कठिन सवाल आपसे बनेगा, चलेगा। अभी सवालों का किस्सा खत्म नहीं और ये सारी थ्योरी खत्म कर रहा हूं, याद हो तो। हेलो, वेल द फाइनल आंसर इज 75%। चलेगा। यहां तक था हमारा मूल कंसेप्ट का पूरा थ्योरी का हिस्सा। अब जब मैं जिस हिस्से को डिस्कस करने वाला हूं वो इस चैप्टर का थ्योरेटिकल हिस्सा है। आप सबका ध्यान चाहिए। कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, सच बताओ तो हम भी नहीं पढ़ाते थे, लेकिन सिलेबस के चेंज के चक्कर में अब उसे बता रहे हैं। सुन, जो बता रहा हूं उसे ध्यान सुनिएगा, ठीक? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। एक बार सारा थ्योरी हो जाए, फिर जैसा मैंने कहा था सारे सवाल फिर करेंगे, ठीक? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, methods to calculate, methods to calculate atomic weight, methods to calculate atomic weight and equivalent weight। मैं साफ साफ शब्दों में बता देता हूं, आपके नए सिलेबस में इक्विवेलेंट वेट नहीं लिखा है। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, लेकिन वहां लिखा है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। जब एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास लिखा, मतलब वहां पे सारी बातें आ गई। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, उसके अपने को हर पहलू समझने पड़ेंगे। उन्होंने कहीं पर भी इक्विवेलेंट वेट, तो दो बातें, या तो वो इक्विवेलेंट वेट पूछना बंद कर देंगे, हेलो, लेकिन मुझे सिखाना है एटॉमिक वेट। क्या सिखाना है? तो उसमें कंसेप्ट आएगा जब मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये लिखा है, ये नहीं लिखा है, तो दो मतलब, या तो वो वाला सवाल ही नहीं पूछेंगे जिसमें ये आता है, और अगर पूछेंगे तो एटॉमिक वेट के चक्कर पूछेंगे, देखो वो तो लिखा था उसमें, वो आया वो इसलिए पूछ रहे हैं। मेरी बात को समझिएगा। ये वही वाली बात है कि आपके फिजिक्स में बेसिक मैथ आती है। अरे बोलो ना यार। अब उन्होंने आपके सिलेबस में कहीं पे भी मान लो इंटीग्रेशन नहीं लिखा, मान लो, पर बेसिक मैथ में इंटीग्रेशन तो आया, तो कहीं ना कहीं वो भी तो हिडन सिलेबस हो गया। वही वाली बात है। मैं क्या सिखाने वाला हूं, पहले हेडिंग पढ़ो, मेथड्स टू एटॉमिक वेट एंड, मतलब एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट, और चाहे तो लिख ले अपने यहीं पे मॉलिक्यूलर वेट। निकालने के कितने तरीके हैं सोचो तो। मैंने आपको कैसे सिखाया, O2 का एक मॉलिक्यूल, O2 का कितना वजन है, 32 AMU। कभी सोचा है ये पहली बार आया कैसे होगा? वो तो मैंने आपको फील कराने के लिए बोल दिया था, बेटा कार्बन का एक एटम लिया, उसके 12 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा निकाला, फिर एक तराजू लिया, याद आ रहा है? तराजू में एक तरफ हमने ऑक्सीजन रखा, एक तरफ AMU रखा। क्या सच में तराजू से तौला होगा? फिर ये कहां से आया होगा? ये चीजें आती कहां से? लेट्स इमेजिन आज हम सबके सामने मार्कर है, दिख रहा है क्या? इसमें एक अननोन सा तत्व है, अभी तक पीरियोडिक टेबल में आया नहीं है, आज खोज होने वाली है इसकी। कैसे जानेंगे ये है क्या? एटॉमिक वेट आता कैसे है, कैसे पूरी पीरियोडिक टेबल बनी? हेलो, इसी बात होने वाली, चलेगा। ये सिखाने के पहले मैं आप सबको बता दूं, इक्विवेलेंट वेट आपको मैंने ऑलरेडी रेडॉक्स में पढ़ा दिया है। अगर कोई बच्चा ऐसा है क्लास में जिसने नहीं पढ़ा, तो मैं कहूंगा एक बार रेडॉक्स के लेक्चर देख लीजिएगा। हेलो, अब जो बताने वाला हूं वो सुनिएगा। मैं जो बताने वाला हूं उसके पहले कुछ बेसिक बातें। क्या आप सबको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, याद आया? और अगर कोई एटम है, अगर कोई, तो अब इसी इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हो जाएगा एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। हाँ या ना? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम लोग क्या निकालने वाले हैं? या बोलो ना यार। बेसिकली आज इस चैप्टर में क्या निकालने वाले? एटॉमिक वेट और कैसे खोज होती है। इस मार्कर में एक नया तत्व है मार्कर, उसकी पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट करना है, उसका कुछ एटॉमिक वेट होगा ना। ये आया कैसे, ये सिखाने वाला हूं, चलेगा? चलेगा। पहले अपने आप से कहो आप क्या सीखने वाले हो। इस मार्कर में एक तत्व है, क्या नाम है उसका? मार्करत्व मान लो। अरे छोड़ो, हर बच्चे के अंदर पढ़त्व है, हमें उस पढ़त्व की खोज करनी है। हेलो, वो है क्या, कौन सा तत्व है, राइट? कैसे खोज होती है, उसके लिए आपको एक वेट समझ में आना, जो मैंने ऑलरेडी समझा। बोलो, एन फैक्टर निकालने तरीके बता दिए हैं।
वो सारा किस्सा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बोलो ना। चलिए, क्या आप सबको इक्विवेलेंट वेट का क्लासिकल मेथड, फील मेथड याद है? याद दिला देता हूं मैं। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी, ऑलरेडी डिस्कस चल रहा है अभी, किसी भी सब्सटेंस, वो वाला जो हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के से रिएक्शन करता है, डिस्प्लेस करता है, वही उसका इक्विवेलेंट वेट है। चलेगा? मान लो मुझे मार्करत की खोज करनी, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, मजा आएगा, पर आपको एक्सपेरिमेंट अंदाज से सुनना पड़ेगा। सोचो मुझे करना तो आएगा, ठीक। अब ये जो तत्व है, हमने इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन से, किससे कराई? करा दो। इसके 10 ग्राम की रिएक्शन हो गई 1 ग्राम हाइड्रोजन से, मान लो। कितने ग्राम की? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सुनना ध्यान से प्लीज, थोड़ा फील करो तो मजा आएगा। कितना ग्राम? आप भी सोचो, मैंने 10 ग्राम ले लिया, आप तो पेन ले लो, आपके पास है तो देखो जरा, उससे 10 ग्राम लो, ले लिया। अब उसके हाइड्रोजन से कराओ, कितने ग्राम से? यानी वो जो तत्व है उसका इक्विवेलेंट वेट चलेगा। अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट मिला, इक्विवेलेंट वेट, और मुझे उसका एन फैक्टर पता है, मुझे उसका, तो क्या एटॉमिक वेट आ जाएगा? बिना एटम को जाने एटॉमिक वेट निकाल लोगे? लेकिन 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 क्या बोले मैंने? उसके लिए हमें उसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर पता होना नहीं चलेगा। चलेगा? अब सोचो, अगर मुझे एन फैक्टर नहीं पता, मुझे एन फैक्टर, एटॉमिक वेट निकालो, निकाल लोगे क्या? क्या हो जाएगा बोलो जरा? एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट वेट। लेकिन सोचो मुझे, अच्छा इक्विवेलेंट वेट निकालना आसान है कि मुश्किल है? ये निकालना, और अगर ये पता, क्या वर्ड बोला मैंने, तो ये भी बिना एटम देखे बता दोगे। लेकिन सोचो एन फैक्टर नहीं पता, सोचो अब क्या करें? हाँ या ना? अब क्या करें? आज से कई साल पहले एक लॉ आया था। क्या आया था? क्या था बताता हूं, कॉपी में लिखिएगा। क्या लिख रहे थे? मेथड्स टू कैलकुलेट लिख लिया? फटाफट लिखते चलना। बोलो इसको छोड़ दूं, क्या कहते हो? लिखो फर्स्ट पॉइंट, इसमें लिखो ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड लिख लो पहले। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी। इक्विवेलेंट वेट ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आज कैसे करेंगे? एक कंसेप्ट एक सवाल, एक कंसेप्ट एक सवाल, चलेगा? तो मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं, मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दोनों कवर कर रहा हूं। कंसेप्ट सवाल, चलेगा? चलिए, लिख लिया? लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट वेट, फर्स्ट हेडिंग, विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट वेट, विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट वेट। सर क्या रहे हम? हेडिंग पढ़ो, क्या कर रहे हैं? मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। जब भी लगे कर क्या रहे, वही हेडिंग पढ़ लेना, ठीक? लेकिन अब फर्स्ट मेथड, विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट, क्या विद द हेल्प ऑफ क्या कर क्या रहे? एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट, किसकी मदद से? लिखना विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो एटॉमिक वेट आ चुका है, एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट वेट, चलेगा? इस पे ढेर सारे सवाल मैंने आपको ऑलरेडी कहां करा रखे हैं? अरे करा रखे हैं ना, लिख लो। मैंने क्या बोला? कंसेप्ट और सवाल लिख लो। न्यूमेरिकल ऑलरेडी डिस्कस्ड, यही चलेगा क्या आज? नहीं बेटा, न्यूमेरिकल ऑलरेडी डिस्कस्ड चलेगा। आज से कई साल पहले एक लॉ आया, उस लॉ का नाम था डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। जब भी बोलने का मन करे बोलना, लिखिए जरा, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। दिस इज वैलिड ओनली फॉर सॉलिड, लिखो कंडीशन, लिखो वैलिड ओनली फॉर सॉलिड। ये मात्र सॉलिड में चलता है, गैसेस में चलने वाला, मतलब अगर कोई सब्सटेंस गैसियस है तो उसमें डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ नहीं चलेगा। अब ये क्या कहता है बताता हूं। ये केवल सॉलिड में चलता है, मगर उसमें भी बेरिलियम, बोरॉन, सिलिकॉन और कार्बन पे चलता नहीं है। केवल कहां चलता है? उसमें भी बेरिलियम, बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन चलने वाला। तो बच्चे कैसे याद रखे? डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ वैलिड फॉर सॉलिड एक्सेप्ट बेबसी कार्बन की, बेबसी कार्बन की बेबसी छोड़ के हर जगह डुलोंग पेटिट्स लॉ चलेगा।
बशर्ते वो सॉलिड होना। अब इन्होंने क्या कहा, लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखते चलो फटाफट। इन्होंने क्या कहा जरा सुनिएगा, थोड़ा फील चाहिए। अब कॉपी मत लिखना, बोर्ड पे आ जाओ सब लोग। इन्होंने कहा मान लो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटल पे बहुत ज्यादा फोकस किया, जो नया सिलेबस है, राइट। तो कैसे बने देखो, सबके लिए नया होगा, पर हम वेल प्रिपेयर्ड रहे, वही अच्छी तैयारी का एक एग्जांपल है कि हम वेल प्रिपेयर्ड रहे। समझ पा रहे? आइए जरा इमेजिन करते, मेरे सामने सॉलिड है, क्या है ये? अब मुझे इसका पता करना एटॉमिक वेट, मान लो तो डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ कहता है कि जब आप इस सब्सटेंस को गर्म करोगे, क्या करोगे? एक वर्ड बोला जाता है स्पेसिफिक हीट, क्या बोलते हैं? मैं थोड़ा स्पेसिफिक हीट का फील दिला देता हूं। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इज द required to raise, amount of heat required to the temperature, किसी को याद है क्या? To raise the temperature of, बोलो जरा, 1 ग्राम सबस्टेंस। चलेगा भाई 1 डिग्री और 1 केल्विन, हाँ या ना? समझते हैं। आप सबके सामने पानी है, देखो ना यार, 1 ग्राम पानी लो, अब उसको कितना हीट दे, उसको आज अभी टेम्परेचर कितना है पानी का? 25, तो हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा। 1 ग्राम पानी को, क्या बोला? 1 ग्राम मतलब 1 ml, कितना हीट दे, कितना कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, 25 से 26 हो, उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, राइट। ऐसे हर सब्सटेंस का अपना स्पेसिफिक हीट होता है। आप सब जानते हैं कि जितनी हीट देने पे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, उतनी हीट देने पे क्या पता लोहे का अलग बढ़ेगा। अरे बोलो ना यार, उनका ऐसा मानना था, उनका ऐसा, किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट बशर्ते वो सॉलिड होना और बेबसी कार्बन की नहीं होनी, किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट और उसकी स्पेसिफिक हीट, और उसकी, उन्होंने कहा एक शर्त है, ये जो स्पेसिफिक हीट है वो कैलोरी किसमें होना चाहिए? पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होना। छोटी छोटी बातें आपका ध्यान खींच रहा हूं, जहां जहां सवाल गिराएगा चलेगा। उन्होंने कहा किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक और उसका स्पेसिफिक का जो प्रोडक्ट होता है वो लगभग होता है 6.4। कितना होता है? लगभग। लोगों ने कहा ये लगभग है कि एक्चुअल है? बोले लगभग, यानी कि इससे जो एटॉमिक वेट आएगा वो भी आएगा। कैसा आएगा? आप सबका मुझे ध्यान चाहिए बोर्ड पे, एटॉमिक वेट आया लगभग, कैसा आया? तो पहला सवाल, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ कहां वैलिड है, कहां वैलिड नहीं है? लॉ क्या है? एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, लगभग 6 पॉइंट, बशर्ते स्पेसिफिक किसमें होना चाहिए? चलेगा, चलेगा, लेकिन इससे जो एटॉमिक वेट आएगा वो एक्चुअल आएगा, अप्रोक्सीमेट। बहुत साल पहले का सवाल था कि डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ से एक्चुअल एटॉमिक वेट इज कैलकुलेटेड और अप्रोक्सीमेट, अब सर एक्चुअल कैसे निकालें? हेलो, तो एक्चुअल निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, थोड़ा फील करना। इमेजिन करो सबसे, सबको दिख रहा है क्या? ये सब्सटेंस मान लो, अरे मान लो सॉलिड है, हाँ या ना? इसमें कोई नया तत्व है मुबलक, तो मान लो हमने उसको लिया, उसकी स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई किया, कितना होना चाहिए? क्या यहां से एटॉमिक वेट आ जाएगा? ये जो एटॉमिक वेट आएगा बताओ ये अप्रोक्सीमेट आएगा कि एक्चुअल? मगर कुछ तो आएगा। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट कितना है बोलो? 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, चलेगा। अब क्या करना, ये जो मुबलक है इसकी रिएक्शन कराना, क्या कराना? अच्छा, इसकी रिएक्शन या तो होगी हाइड्रोजन से, या तो होगी ऑक्सीजन से, या तो क्लोरीन से। तो क्या इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो? इक्विवेलेंट वेट निकालना दुनिया का सबसे आसान कांसेप्ट है, बोलो ना यार। किसी भी सब्सटेंस का वो वाला जो हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के रिएक्शन करे, हाँ या ना? आपने इसकी रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन से, मान लो नहीं हुई, ऑक्सीजन से कराओ, नहीं हुई, क्लोरीन से कराओ, हो गई, कुछ ना कुछ तो होगी भाई, नहीं हुई, हाँ या ना? अब क्लोरीन से रिएक्शन हो गई, मान लो इसका आया इक्विवेलेंट वेट, क्या आया? तो जब भी इसके सवाल मिलेंगे हमेशा इक्विवेलेंट वेट गिवन होगा, चलेगा। अब रुको ध्यान से, क्या आपने को इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद है? क्या बोलो? एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो, रुको रुको, ये क्या लिखा? ये हमें सवाल में दिया होगा। जस्ट हमने अभी एटॉमिक वेट निकाला, असली वाला की लगभग? क्या लगभग वाला एटॉमिक वेट यहां लिख दोगे? अब सुनिएगा ध्यान से, जब यहां लिखोगे लगभग वाला एटॉमिक वेट, क्या लिखोगे? तो यहां लिखा मैंने एटॉमिक वेट लगभग, एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, लगभग की असली वाला? तो बताओ यहां से फैक्टर असली आएगा कि लगभग?
वैल्यू रखोगे लगभग तो आंसर भी आएगा। क्या हर बच्चा समझ पा रहा है? अब बताओ, क्या एन फैक्टर कभी फ्रैक्शन में होता है? एक बार हुआ था, 4.5। एन फैक्टर कभी फ्रैक्शन में होने वाला? एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, हाँ या ना? यहां से एन फैक्टर क्या आएगा? लगभग। इसको आप मान लेना नियरेस्ट इंटीजर में। कहा मान लेना? अब जैसे नियरेस्ट इंटीजर माना तो एन फैक्टर आ गया, 2 3 जो भी आना था। क्या एन फैक्टर मिल गया? बोलो ना। क्या हमें इक्वलेंट वेट मिला था? नहीं मिला था। क्या मिला था? यहां से क्या मिल गया? तो क्या असली वाला एटॉमिक वेट आएगा? कौन सा एटॉमिक वेट? फिर से एक बार फील करना पूरा मेथड। हम लोग कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? एटॉमिक वेट और डुलोंग एंड पेटिट लॉ से क्या निकलेगा? किसके लिए है? सॉलिड के लिए। कुछ एक्सेप्शन है? इससे सबसे पहले क्या निकलेगा? सुन लो लाला यार, सुन लो लाला यार, भी सवाल दूंगा फिर कहोगे नहीं बन रहा। एटॉमिक वेट लगभग आएगा, एक्चुअल आएगा। फिर जब लगभग एटॉमिक वेट आएगा उससे आप इक्विवेलेंट की मदद से क्या निकालोगे? एन फैक्टर लगभग आएगा असली। फिर उसे सबसे पहले सबसे नियरेस्ट मान लेना। चलेगा? एन फैक्टर आ गया। मैंने वही तो कहा था कि पहले मेथड में एन फैक्टर पता होगा तब तो मजा आएगा। लेकिन अगर एन फैक्टर पता नहीं है तो डुलोंग एंड पेटिट लॉ लगाया, उससे एन फैक्टर निकाला और फिर मल्टीप्लाई करके एक्चुअली वाला एटॉमिक वेट आएगा, हाँ या ना? एक सवाल करके कंसेप्ट आपके साथ कर ले। लिखो पहले डुलोंग एंड पेटिट लॉ, जल्दी से लिख लिया? लिख डालो जल्दी से, बिल्कुल रफ्तार में लिखना। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। अभी सवाल करेंगे। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? क्योंकि नहीं पढ़ाते थे तो मॉड्यूल में भी सवाल नहीं दे रखे हैं। इसकी ईएलपी आपको मैं अलग से दूंगा। नहीं समझे? हमें लगा जमाना बदल गया है, हमें क्या लगा था इतिहास लौट के आएगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। क्या कह रहे बेटा? सॉरी क्या कह रहे? नहीं सुन पाया। लिख दो, लिखो जरा। लिख लिया होगा? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है डुलोंग पेटिट लॉ, बहुत पुराना मेथड है और एक आउटडेटेड मेथड जैसा, मतलब आजकल तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन फिर भी वही है कि जब वो इस थियोरेटिकल पार्ट पे सवाल पूछ सकते हैं तो फिर हो सकता है एक्सपेरिमेंटल है क्योंकि पूछ ले। चलेगा? सवाल कैसे बनता है, एक सवाल के माध्यम से उसको समझते हैं। बस याद रखना स्पेसिफिक हीट किसमें होना चाहिए? कैलोरी में। स्पेसिफिक हीट आपको कहां पढ़ाया जाता है? थर्मो में। लिख लिया होगा सबने? पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 5। इस वीक मैं डाउट पे अवेलेबल हूं, मॉर्निंग में 11:30 के बाद और इवनिंग में 6:30 के बाद। इस वीक मैं डाउट में अवेलेबल हूं, मॉर्निंग में 11:30 के बाद, इवनिंग में 6:30 के बाद। समझदार आप है, कब एएम कब पीएम लगाना है सोच लीजिएगा। लिख लिया होगा सबने? चलिए, इस पे सवाल कैसे बनते हैं ये एक सवाल करके से समझते हैं, राइट? तो डुलोंग एंड पेटिट लॉ जब भी आएगा आपको सवाल में कुछ स्पेसिफिक हीट के बारे में बोला होगा। एक सवाल लिखिए बच्चों, इफ स्पेसिफिक हीट, if specific heat of a metal, if specific heat of a metal is 0.064 calorie per gram per degree Celsius, if specific heat of a metal is 0.064 calorie per gram per degree Celsius, then calculate its actual atomic weight
then calculate its actual atomic weight if equivalent weight of metal is 34. उसका इक्विवेलेंट वेट हमें कितना दे रखा है 34. उसका इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है 34 और हमसे पूछा है एक्चुअल एटॉमिक वेट. चलेगा. अब सबसे पहले समझो ये जो सवाल है क्या डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ का है. तो सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ आना चाहिए जो कहता है एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4. मगर याद रखना यहां से जो एटॉमिक वेट आता है वो एक्चुअल नहीं आता, वो कैसा आता है लगभग. तो आपने सारी वैल्यू को पुट किया बच्चों. इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा. अच्छा एक मिनट, क्या स्पेसिफिक हीट कैलोरी में है मतलब जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है. आपने इसको सॉल्व किया तो दिस कम्स आउट 100. अब बताओ इसे असली माने कि नकली. लगभग है ये. क्या है ये. अब यहां पे दो तरह के सवाल बनते हैं, कैलकुलेट एक्चुअल एटॉमिक वेट, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट. सवाल ध्यान से पढ़िएगा. अगर अप्रोक्सीमेट होता तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाता, हाँ या ना. लेकिन प्रश्न अप्रोक्सीमेट का नहीं है, एक्चुअल का है. अब एक्चुअल के लिए हमें किसके पास जाना होगा, इक्विवेलेंट वेट. चलेगा. आइए जरा, आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है, दिमाग में सेट करो. इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, हाँ या ना. क्या हमें इक्विवेलेंट वेट सवाल में दे रखा है, दे रखा है. एटॉमिक वेट हमने अभी लगभग निकाला. क्या यहां से एन फैक्टर आएगा. जब आप यहां से एन फैक्टर निकालोगे, रुको, क्या 100/34 करोगे. यारे बच्चों एक बात बताओ, ये जो एन फैक्टर आएगा असली आएगा लगभग. आपको कैसे पता लगभग, वैल्यू रखा है लगभग तो आंसर भी आएगा लगभग. सिंपल सी बात है. अरे हाँ या ना. इसको सॉल्व करोगे तो शायद जहां तक मुझे याद है कितना आता है 2.9. अब बताओ क्या इन फैक्टर कभी डेसिमल में हो सकता है. क्या इसे नियरेस्ट इंटीजर मान ले, कितना मान ले. अब एन फैक्टर कितना आ गया 3. चलेगा. चलेगा. एन फैक्टर आ गया तो क्या उसका एटॉमिक वेट बता दोगे. शानदार प्यारे बच्चों, ऊपर ही लिख रहा हूं मैं. अपने को फॉर्मूला पता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट अपॉन. अब यहां से असली वाला एटॉमिक वेट निकालो. इक्विवेलेंट वेट कितना था 34 इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा 102. चलेगा. द बेस्ट पार्ट, जब एनटीए ने वो कोविड टाइम पेपर रिलीज किया था अपना, याद है. एनटीए के बहुत सैंपल पेपर आते थे, उसमें वो ये खूब सवाल देते थे, उसमें वो ये खूब सवाल देते थे. और अब जब सिलेबस का अपडेशन हुआ है तो भी वहां पे इसकी ओर इशारा है. अगेन क्लियर कट शब्दों में नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन फिर कहीं आ ना जाए इसलिए आपको प्रिपेयर करा रहे हैं. समझ पा रहे हैं. फिलहाल क्या हर बच्चा समझ पाया, बोलो ना यार. चलो कितने लॉ हो गए, 2. एक हो गया इक्विवेलेंट वेट वाला जो मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि रिडॉक्स में ऑलरेडी पढ़ाया है. दूसरा पढ़ा है डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ. चलेगा. लिखिएगा नेक्स्ट लॉ, वोलेटाइल क्लोराइड मेथड. यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोलेटाइल क्लोराइड मेथड. थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है बच्चों, आपको फील करना पड़ेगा. वोलेटाइल क्लोराइड मेथड. सर ये क्या है मेथड, क्या पता करने का, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट. कैसे पता करते हैं सर, आ जाओ. इमेजिन करते हैं हमारे पास एक सब्सटेंस है और मुझे इसी का एटॉमिक वेट पता करना. क्या पता करना, मान लो. अरे मानो ना यार. तो आज मैं, मेरे पास कई मेथड है. अभी कुछ देर पहले कौन सा मेथड लगाया, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ. अब ये मेथड नहीं लगाना चाहते, अब हम लगाना चाहते हैं वोलेटाइल क्लोराइड. क्या लगा रहे हैं. इस मेथड के लिए एक शर्त है. शर्त क्या है, ये जो सब्सटेंस है जिसका आप एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहते हो उसकी रिएक्शन क्लोरीन से होना. और दूसरा शर्त है कि जो उसका क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, जब किसी की रिएक्शन क्लोरीन से होगी तो क्लोराइड बनेगा ना, उसका जो क्लोराइड है वो वोलेटाइल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए. अच्छा वोलेटाइल मतलब उड़नशील. इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हमने लिया एक फ्लास्क, मान लो डिजाइनर है ना, हाँ. इसमें हमने वो सब्सटेंस रख दिया, रख दो, रख दो. इसकी रिएक्शन हमने कराई क्लोरीन से. फील करो ना प्लीज, मजा आएगा. इसकी रिएक्शन किससे कराई, एक्सपेरिमेंटल है तो आपको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से समझना पड़ेगा. इसकी रिएक्शन किससे कराई, तो नीचे क्या बन गया, मेटल क्लोराइड, मान लो. अब ये उड़नशील है कि नहीं है. इसके वेपर बन के ऊपर आए, मान लो. अब जो इसके वेपर बन के ऊपर आए तो क्या यहाँ पे वेपर है,
ये वेपर आपका है कि मेरा है? मेटल क्लोराइड का। क्या इस वेपर का वेपर डेंसिटी निकाल लोगे? वेपर का कितनों को याद है? रेज योर हैंड। याद है क्या? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। हेलो, ये वेपर डेंसिटी इस मेटल का है कि मेटल क्लोराइड का? मेटल। तो जो मास आएगा वो मेटल का आएगा, मेटल क्लोराइड का चलेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोला? किसका? मेटल का कि मेटल क्लोराइड का? जो मेटल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट सबको फील आ रहा है? क्या वो वेपर डेंसिटी 2 होगा? बोलो ना यार। लेकिन हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालना, हमें निकालना है मेटल का एटॉमिक वेट। क्या निकालना है? हम उस एटम का वेट निकालने वाले हैं जिसे हम देख नहीं सकते। भाई साहब कैसे करे साहब? सुनिएगा, क्या हमारे सामने मॉलिक्यूलर वेट आ गया? आया कि नहीं आया? बोलो ना। अब बताओ वो जो सब्सटेंस है वो मेटल है कि मेटल क्लोराइड है? यानी ये हुआ मेटल, ये हुआ क्लोरीन। क्लोराइड है तो उसका इन फैक्टर क्या हमेशा 1 होगा? मेटल की वैलेंसी आपको पता कि नहीं पता? सर मेटल की वैलेंसी पता होती है, ये सब तामझाम नहीं करते, सीधे कहते इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। जब एन फैक्टर नहीं पता तभी तो तामझाम करना पड़ रहा। बोलो ना। अब सुनना ध्यान से, क्या वो मेटल क्लोराइड जब बनेगा तो क्या उसका फॉर्मूला MClX होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर सवाल में बोल दे वो है MCl3, क्या है? यानी कि मेटल की वैलेंसी फैक्टर 3। ये सब तामझाम करने की आवश्यकता है कि नहीं है? आपको बोलेगा इक्विवेलेंट वेट, सीधे कह देना इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, दैट्स इट। नहीं समझे? लेकिन हमें एन फैक्टर पता। अब सुनना ध्यान से, वो जो भी होगा फॉर्मूला ऐसा होगा। यानी ये जो मॉलिक्यूलर वेट आया, ये जो मॉलिक्यूलर M कहा आया कि MClX का आया? क्या उसमें M भी है? क्या उसमें Cl भी है? क्या मैं आप सबको रेडॉक्स पढ़ा के लाया हूं? रेडॉक्स में एक रूल बताया था, मेरे पास एक सब्सटेंस है AB। कौन है? याद दिला रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AB बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। समझ में आया तो हाँ कहना। यार बिना मन के पढ़ते हो आप लोग। समझ पा रहे क्या? क्या इसका इक्विवेलेंट वेट A और B के समेशन के बराबर होगा? मैंने पहले आपसे पूछा पढ़ाओगे कि ना पढ़ाऊंगा? पढ़ा दो। तो फिर सुनो ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस B के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब वो जो सब्सटेंस है क्या वो मेटल क्लोराइड है? क्या वो मेटल? तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, समझ में आया तो हाँ कहना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MClX। क्या बोला मैंने? बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड। बच्चे बच्चे को पता है क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट 35 पॉइंट। याद आया कि नहीं याद आया? हाइड्रोजन का 1 ग्राम, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का 35 पॉइंट, ऑक्सीजन का, याद है ना? रुको, ये जो आपके सामने लिखा ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट किसका? चलेगा। और ये जो लिखा ये क्या है? किसका? मानो ना मानो, ये तो मानोगे जो भी मॉलिक्यूलर वेट है, जो भी मॉलिक्यूलर उसे इक्विवेलेंट वेट से निकाला जा सकता है। बोलो ना। देखना उधर लिखते हो नेक्स्ट स्लाइड में, ये मॉलिक्यूलर वेट है राइट, और अपने को एक फॉर्मूला पता है प्यारे बच्चों। फॉर्मूला क्या पता है? इक्विवेलेंट वेट। क्या पता है? इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, हाँ या ना? एक मिनट थोड़ा फील करना, मैंने आपके सामने लिखा MCl, क्या लिखा? चलो छोड़ो, NaCl क्या लिखा? एन फैक्टर, शानदार। CaCl2 एन फैक्टर, यहां जो नंबर वही एन फैक्टर, AlCl3 एन फैक्टर, NaCl का एन फैक्टर बोलो, CaCl2 का, AlCl3 का। मतलब जो मेटल की वैलेंसी है, जो मेटल की, वही मेटल क्लोराइड का एन फैक्टर है। सहमत हो तो हाँ कहना। सर आप कर क्या रहे हो? पूछो अपने आप से। एटॉमिक वेट पता कर रहे हैं। क्या पता कर रहे हैं? किस मेथड से? तो जिस सब्सटेंस का एटॉमिक वेट पता करना है, सबसे पहले उसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराना है, फिर उसका भाप उड़ाना है, फिर उसका VD निकालना है, उससे उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। किसका मॉलिक्यूलर मास? अब मॉलिक्यूलर मास क्या इक्विवेलेंट वेट रिलेशन है? क्या उसका इक्विवेलेंट वेट यही होगा? होगा कि नहीं होगा? आ जाओ जरा सब लोग बोर्ड पे, मैं आपके सामने कुछ ऐसे लिखता हूं। इक्विवेलेंट वेट हमारे सामने कितना? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35 पॉइंट। बोलो बच्चों, मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना आसान है कि मुश्किल है? मुझे इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना, निकाल पाऊंगा? किससे रिएक्शन कराऊं?
किससे? बोलो ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये हमेशा सवाल में दिया होगा, दिया होगा। स्टेप नंबर 5 देखना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5 बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू वेपर, नीचे क्या लिखूं? एन फैक्टर की वैल्यू बोलो, एन फैक्टर की वैल्यू, एन फैक्टर वैल्यू। आ जाओ सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। आगे क्या नहीं समझे? रटने वालों के लिए फॉर्मूला आ गया। आइए जरा, क्या प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमें सवाल में दिया होगा, ये हमें सवाल में, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। वेपर डेंसिटी भी सवाल में, ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, ये आएगा। और जैसे ये क्या है, जैसे ही आएगा मन में लड्डू फूटेगा, दंड से पहला मेथड आएगा। सारी कहानी क्या चल रही है? एन फैक्टर पता नहीं तो क्या क्या करना पड़ेगा? एन फैक्टर पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इज दिस क्लियर? कितनों को फील आया पूरा एक्सपेरिमेंट क्या था? बोलो, पहले मेटल लेंगे फिर क्या करेंगे? क्लोराइड बनाएंगे, भाप उड़ाएंगे, वीडी निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, हाँ या ना? उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? m प्लस 35.5। कर लोगे क्या? कॉपी में लिखकर याद करना जल्दी से। स्टेप बना रखिए मैंने, 1 2 बिल्कुल लिखते चलो। क्या बोल रहे बेटा? हाँ, पर उसके लिए एक्स पता होना चाहिए ना। एक्स ही तो नहीं पता है। लिख लिया होगा सबने? तो इसे कहते हैं वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसे अभी रिवाइज कर लेना, कि दोबारा हो सकता है आपको, क्योंकि मॉड्यूल से लास्ट ईयर हटाया था, तो ये सोच के कि भाई इधर ध्यान नहीं जाएगा तो बहुत दिनों तक सवाल नहीं मिले, अगर तो आप इसे भूल जाओगे। अगर पढ़ा रहे हो तो एक बार इसे रिवाइज कर लेना। लिख लिया होगा सबने? लिख लिख जल्दी लिखें, एक बार देख लो ध्यान से, कुछ नहीं, 2 ही लाइन तो लिखी यार। तो इस पूरे मेथड का नाम है वोलेटाइल क्लोराइड मेथड, जिससे हम किसी भी अननोन सब्सटेंस का एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 6 में जैसे एक्स आ जाएगा तो इक्विवेलेंट वेट मेटल यानी एटॉमिक वेट ऑफ मेटल अपॉन एन फैक्टर, यहां से आपके सामने एटॉमिक वेट आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू एन फैक्टर। ये कठिन तो नहीं है ना? अगर आप एक्सपेरिमेंट दिमाग में रखेंगे तो कठिन नहीं है, और एक्सपेरिमेंट भूल जाएंगे तो फिर कठिन है, राइट? लिख लिया होगा? मूल कंसेप्ट का डिस्कशन ऑनलाइन रहेगा, और डाउट टाइम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? पेपर आ रहा है, डिस्कशन खत्म करेंगे। नहीं, आज तो शायद 2.2 वालों का रहेगा, आपका जब रहेगा मैं अनाउंस कर दूंगा, उसमें देख लीजिएगा, ठीक? अभी आप आज नहीं है। लिख लिया होगा सबने? एक सवाल करके घर जाएंगे प्लीज, ऐसे नहीं। अच्छा, आखिरी क्लास, थोड़ी थर्ड क्लास है ना अभी तो। एक सवाल लिखिए, बोलो क्या? एक सवाल लिखिएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, equivalent weight of a metal is 9. Equivalent weight of a metal is 9. Then calculate its atomic weight. Then calculate its atomic weight. उसने हमसे पूछा एटॉमिक वेट, केवल इतना होता तो क्या करते आप बोलो? एन फैक्टर, लेकिन प्रश्न एन फैक्टर पता। देन कैलकुलेट इट्स एटॉमिक वेट इफ वेपर डेंसिटी ऑफ, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ इट्स क्लोराइड। अब वेपर डेंसिटी बोला तो बच्चा समझ जाए, मतलब वोलेटाइल है। if vapor density of its chloride is 66.75, आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है, इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, और आपसे एटॉमिक वेट पूछा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
फॉर्मूला सीधे मत लगाना, एक बार फील कर लेना कैसे करेंगे। सबसे पहले वेपर डेंसिटी से निकालिए मॉलिक्यूलर मास। उस क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? मुझे पता है बच्चों के सामने कॉपी में फॉर्मूला लिखा है वो सीधे लगाएंगे, मत करो, एक बार रिवाइज कर लो। मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा आप इसे नहीं पढ़ते हैं साल भर भूल जाओगे, फिर पढ़ा ना पढ़ा बेकार है। पढ़ा रहा हूं तो इसे रिवाइज जरूर करिएगा। 66.75 मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी आएगा, ये जो आपके सामने आया ये मॉलिक्यूलर वेट आया, बोलो हाँ या ना। अब हम सब जानते हैं ये मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट से रिलेशन निकाल लोगे, या मैं ऐसे कह देता हूं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट किसका? क्लोराइड का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MClX इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MClX अपॉन एन फैक्टर, बोलो हाँ या ना। लेकिन अपने को एन फैक्टर पता नहीं है। इक्विवेलेंट वेट मैं कैसे लिख सकता हूं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, हेलो, प्लस 35.5, हाँ या ना, इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 2 इंटू 66.75। क्या आप सब यहां से एन फैक्टर निकाल लोगे? जरा सभी लोग मुझे बताइए एन फैक्टर कितना आया? कितना आया? बहुत बढ़िया, बोलो आसान है कि नहीं है? ये सवाल देखने में डरावने लगते हैं लेकिन बहुत आसान है। अब आपके सामने एन फैक्टर आ गया, लेकिन आपसे एन फैक्टर पूछा था एटॉमिक वेट, बोलो अब क्या करोगे? बोलो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। कैलकुलेट वेट दे रखा है, क्या हमसे एटॉमिक वेट पूछा है? आपने सारी की सारी वैल्यू रखी और सॉल्व किया, बोलो आंसर कितना है? 27। पहचानो ये कौन है, हाँ या ना? तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, 4 ऑप्शन में आइडेंटिफाई द मेटल, अपने को पहचानना पड़ सकता है। आसान है क्या? हेलो। तो नेक्स्ट क्लास में हम खत्म करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। चलेगा? आराम से, छोड़ूंगा नहीं यार, वरना छोड़ भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आया तो बच भी जाएंगे। तो जब पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ ले, हाँ या ना? तो आज के लिए इतना ही, आपका होमवर्क रहेगा, आपका डिस्कशन ऑनलाइन रहेगा, चलेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं? 2-3 जो टेढ़े सवाल होंगे क्लास में डिस्कस कर लूंगा, वैसे ओवरऑल डिस्कशन जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। ठीक, एक बार मॉड्यूल देना जरा, मॉड्यूल है किसी के पास? आपका होमवर्क रहेगा, मोल कंसेप्ट से होमवर्क लिख ले। एक्सरसाइज 1 में कितना आपने कर लिया? 78 तक। परसेंट प्योरिटी सवाल नहीं किए होंगे, आज कर लेना। परसेंट प्योरिटी लिख लो अप टू 78। उसके बाद मैंने आपको कहा था सॉल्यूशन चैप्टर रिवाइज करना है, कितनों ने किया था? रेज योर हैंड। बाकी लोग, आपका होमवर्क रहेगा 89 से लेके 104। मैं कंसंट्रेशन टर्म्स दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। हेलो, आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, खुद करने पड़ेंगे। 89 से लेके 104 तक, 89 से 104 खत्म कर रहे हैं आप, डन। ईएलपी नंबर कहां तक कर लिए? 4। आप ईएलपी 3 की है, ईएलपी नंबर 5 तक खत्म कर ले। बाकी जो भी होमवर्क होगा मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। इसे बंद कर दूं?